हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वो भी एक ही वीडियो में। पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। जैसे कि मास किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जिसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। और इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी कूलाम। कूलाम क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट होती है, जिसे कि सी से हम डिनोट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर हम बात करें प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फर्क क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। और अगर कोई एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और एटम भी किसी चीज से मिलकर बना होता है। एटम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन यानी कि जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और अगर कोई एटम क्या है? न्यूट्रल स्टेट में है, तो इसका मतलब है कि उस पर टोटल चार्ज जीरो है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रल स्टेट में है यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या है? इक्वल है। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर इक्वल होंगे तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे, यानी कि टोटल चार्ज आ जाएगा जीरो। तो एटम अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो उस पर टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ये पूरा ही बेसिक है, जो कि हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने कहा कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर का मतलब क्या है? जिसके द्वारा करंट क्या हो सकता है? इजीली फ्लो हो सकता है, थ्रू विच करंट कैन इजीली फ्लो। यानी कि कंडक्टर में क्या हो सकता है? करंट इजीली फ्लो हो सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है। वुड क्या है? कंडक्टर नहीं है करंट का, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंसुलेटर कहेंगे, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। इंसुलेटर यानी कि करंट कांट फ्लो इजीली उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। जैसे कि वुड आप ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो नहीं हो सकता है, यानी कि वो इंसुलेटर हो जाएंगे। ये तो बस छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है, तो जो हमने बेसिक पढ़ रखा है। बेसिक अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसीलिए हमें बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अब हम पढ़ लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने क्लास में बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप एक पेन लेते थे, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके रख देते, और पेन को जब हम सिर पर रब करते थे तो वो पेपर के टुकड़े उसके चिपक जाते थे, और फिर खुद को जादूगर हूं मैं ये समझते थे ना। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? यही इसके पीछे का साइंस है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये क्या है? या फिर इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें प्लस माइनस क्या होंगे? बहुत सारे चार्ज होंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो बहुत सारे क्या होंगे? प्लस माइनस इसमें चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को
रब कर रहे हैं यानी कि हम उसको चार्ज कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट है उसको चार्ज कर दिया जिस पर क्या हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब ये हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम इसे किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके माइनस चार्ज इधर आ जाएंगे और प्लस चार्ज इधर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है विद इन अ बॉडी। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। चलिए इसको रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मेनली 3 प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होता है एडिटिविटी। एडिटिविटी यानी कि हम चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। जैसे कि किसी एक्स्ट्रा मेथड के बिना हम उसे सिंपली जो हम एडिशन मेथड करते हैं उससे हम इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास चार्ज है 2 कूलम प्लस 3 कूलम, तो ये टोटल चार्ज अगर हम फाइंड करना है तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 कूलम हो जाएगा। यानी कि इसमें हमने कोई बड़ी भारी मेथड यूज नहीं की है, सिंपल जो हमारा एडिशन मेथड होता है उसी से हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको ऐड किया है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, यानी कि उनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पेन दूसरा लेना पड़ेगा गाइस, पेन ही नहीं चल रहा है क्या। चलिए यहाँ तो हम पढ़ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट्स के फॉर्म में। तो चार्ज हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स का मतलब हम समझे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन के। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि इसी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि वो बिखरा हुआ नहीं है, चार्ज हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में है। 1.6 इंटू 10 की पावर कूलम, इसका मल्टीपल यानी कि इंटू में एक से जो भी लेंगे आप, वो चार्ज क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में होगा। यानी कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन के। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं गाइस। पेन भी दूसरा ले लेते हैं गाइस, पेन भी नहीं चल रहा है हमारा, पेन भी हमने ले लिया है। तो दूसरा यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जैसे नाम से पता चल रहा है, तो कूलम्ब जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था। इस लॉ को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेम वैसा ही लॉ है गाइस, बस डिफरेंस क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ का इसमें 2 पॉइंट्स है कूलम्ब्स लॉ में। पहला पॉइंट है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। यानी कि Q1 Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2,
लेट से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो r स्क्वायर के फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, पहले हम प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं गाइस, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें इक्वल का साइन मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगेगा जो कि होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक बात की जाएगा। अब हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था उसमें कूलम्ब्स कांस्टेंट की जगह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की जगह मास ऑफ ऑब्जेक्ट था और डिस्टेंस तो सेम ही था। यानी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये के क्या है, के कूलम्ब्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना। अब के बारे में पढ़ा नहीं कि इप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, डोंट वरी गाइस, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन है ना गाइस, इप्सिलॉन नोट का मतलब है कि एयर की यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट है, के भी मीडियम डिपेंडेंट है और इप्सिलॉन नोट भी मीडियम डिपेंडेंट है। तो इप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर में इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब इनवर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होगा ना गाइस। रुकिए गाइस 1 मिनट, इस के की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ से के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर इनवर्स होगा गाइस -2 और कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ पर कूलम्ब क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना गाइस। के की यूनिट हम फाइंड करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में चले जाएंगे कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। ये काय की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन की और के की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्ब इनवर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। तो हाँ, अब इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें कूलम्ब्स लॉ में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है एरिया, भाई का एरिया, है ना गाइस। तो वही एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है तो जिसके द्वारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, यहाँ पर बन रही है। तो अब अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं और इसको हम आगे लाते हैं, यानी कि इस भाई के एरिया में लाते हैं, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस टेस्ट चार्ज के द्वारा, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, और ये क्या होती है, एक वेक्टर फील्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी, डिवाइडेड बाय क्यू नोट। फोर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की कूलम्ब्स लॉ से, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया, एक फॉर्मूला में मिल गया। फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू नोट। तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि के क्यू बाय आर स्क्वायर भी हमें के क्यू बाय आर स्क्वायर भी हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस आप देख रहे हैं, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है गाइस हमारा, अब इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस अब। और यूनिट क्या हो जाएगी गाइस, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है ना गाइस। डाइपोल मतलब क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, है ना। जैसे तो हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमारे पास दो चार्ज है जो कि
जो क्या है 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब 2a डिस्टेंस हमने क्यों ली, क्योंकि जब हम आगे वो डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। अगर हम a लेते हैं तो फिर डिस्टेंस का हाफ हमें करना होगा, तो a/2 हो जाएगा। वो जो डेरिवेशन हो जाएगी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स ना हो डेरिवेशन, इसके लिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस ली है 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर क्या है, डिफरेंट है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2a। तो इसी पेयर ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट का, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट बताता है हमें इसकी स्ट्रेंथ। P इक्वल होता है 2a, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, इनटू में Q, यानी कि जो चार्ज है कोई सी भी साइड का हम चार्ज ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम ही है। तो यहाँ से इसकी यूनिट हमें क्या मिल जाएगी गाइस, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, इनटू में मीटर, लेंथ की मीटर और इसके कूलाम। तो यहाँ पर अगर हम इसे cm, इसके बीच में हमने डैश क्यों लगाया, क्योंकि बहुत जल्दी में अगर हमने ऐसे ही लिख दिया cm तो ऐसे ही तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कोई सेंटीमीटर इसको ना समझ ले, इसलिए हम इसके बीच में डैश लगाते हैं। वैसे भी यहाँ पर हमारा c तो कैपिटल ही है। तो डाइपोल मूवमेंट तक बात क्लियर है गाइस। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ लिया, डाइपोल मूवमेंट भी हमने पढ़ लिया। कोई डाउट होगा इस तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे हम टॉपिक देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल फील्ड। हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। अब डाइपोल फील्ड जो होगी वो हम दो तरीके से निकालेंगे। पहला होगा एक्सियल पॉइंट के लिए और दूसरा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। एक्सियल पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ना गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट क्या होता है गाइस, एक्सियल पॉइंट यानी कि जो उसी एक्सिस पर होता है। जैसे कि हमारे पास जो डाइपोल होगा प्लस q यहाँ पर हम ले लेते हैं, माइनस q यहाँ पर हम ले लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2a है। तो यहाँ पर इसी एक्सिस पर हमें एक पॉइंट लेना है, लेट से हमने वो ले लिया P, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस q से इस तक की फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर लेंगे। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और ये जो पॉइंट P है ये इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, r है। अगर ये r है, ये हमें निकालनी है, तो ये माइनस q वाली क्या हो जाएगी, r माइनस a हो जाएगी, है ना गाइस, r माइनस a हो जाएगी। और अगर हमें ये वाली निकालनी है टोटल पूरी, क्या हो जाएगी, r प्लस a हो जाएगी ना गाइस पूरी। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस q चार्ज हम निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, kq बाय आर स्क्वायर, kq बाय डिस्टेंस प्लस q से p तक की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस a, तो r प्लस a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर माइनस q चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, kq, जो कि माइनस का हो जाएगा ना गाइस, माइनस q चार्ज है तो नेगेटिव है, तो और r स्क्वायर यानी कि r माइनस a का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r माइनस a का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना गाइस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं गाइस साइड में। अब हम इन दोनों को क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे KQ बाय r माइनस a का स्क्वायर। पहले हम ये लिख रहे हैं गाइस r माइनस a स्क्वायर प्लस KQ माइनस हो जाएगा ना गाइस, माइनस r प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो KQ होगा वो हमारा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, 1 बाई r माइनस a का स्क्वायर प्लस 1 बाई r प्लस a का स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे इसका ऊपर तो r प्लस a का स्क्वायर
आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका भी यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है दोनों का, तो होल स्क्वायर हम यहाँ पर लगा देते हैं गाइस। इसको हम रफ कर देते हैं ताकि यहाँ पर आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं ना गाइस थोड़ी सी, साथ साथ में अगर आप नोट भी करते जाएंगे गाइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आसानी से आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पर के क्यू इक्वल हो जाएगा गाइस। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, है ना गाइस, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ar। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2ar क्या हो जाएगा 4ar। के क्यू और अंदर क्या बचेगा 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 2 को कॉमन, अगर 2 को बाहर ले लिया, ऊपर की हम बात कर रहे हैं इतने इतने की हम बात कर रहे हैं, तो 2kq ये हमारा बाहर आ जाएगा, है ना गाइस, 2kq और अंदर क्या बचेगा 2ar। सही है ना गाइस, ये q थोड़ा a जैसा, 2kq हो गया और अंदर भी क्या बच गया 2, तो 2 2 जा 4 kqar। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो 2a और q जो क्या होता है हमारा 2a इंटू में q क्या होता है हमारा p यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है गाइस। तो यहाँ पर हम 2qa की जगह p लिख देते हैं, तो kp 2r ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई फॉर एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। लेकिन अगर जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, यानी कि आर हमारा क्या हो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, इस 2 को हम आगे लिख देते हैं गाइस 2kpr। तो अगर हमारा ए बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा तो फिर हमारे क्या हो जाएगा, इफ़ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हमारा 2kpr बाय इस ए को हम क्या कर लेते हैं नेग्लेक्ट कर लेते हैं, 2 2 जा 4 तो r की पावर 4 हो जाएगी, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2kp बाय आर क्यूब क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। डाइपोल फील्ड फॉर एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल पॉइंट हमने निकाला। अब अगर हम बात करें एक्सियल पॉइंट के अलावा हम कौन सा निकालने वाले थे गाइस, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं गाइस। और गाइस आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और केमिस्ट्री की भी हम वीडियोस आपके लिए, मैथ्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जल्दी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फाइंड करने वाले हैं फील्ड फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, तो हमारे पास यहाँ पर चार्जेस है, इधर थोड़ा ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इधर थोड़ी सी दिख सके आपको, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हमने ले लिया, है ना गाइस। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, यानी कि इधर a हो जाएगी और इधर भी क्या हो जाएगी a हो जाएगी। इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि जो इनके सेंटर से r डिस्टेंस पर हो परपेंडिकुलर, तो ये हमारा p हो जाएगा। अब हम इनको अगर ज्वाइन करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये वाली हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस हमारे पास है, तो ये आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास ये एंगल क्या है थीटा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। जो थ्योरम हमने सारे पढ़े थे ना गाइस, नाइन्थ क्लास से हम पढ़ते हैं, सभी हमारे काम आने वाले हैं गाइस। तो आप न्यू मत सोचिएगा कि ये हमारे क्या काम आएंगे, 9th 10th में पढ़े थे हमने, क्या काम आएंगे। हमें फाइंड करनी है इस पर फील्ड, तो वही सेम जैसा हमने एक्सियल पॉइंट के लिए किया, पहले प्लस क्यू से फाइंड करेंगे फिर माइनस क्यू से फाइंड करेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देखिए गाइस
ये हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, और टेस्ट चार्ज भी, ये पी पॉइंट भी क्या है हमारा, प्लस यानी कि पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे ऑफ डाइपोल, समझ लीजिएगा गाइस यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी ना फोर्स की, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है यहाँ पर। और माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में होगा, कुछ वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड होती है। और हमें पता है कि हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो पहले प्लस क्यू वाली के अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल थीटा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, है ना गाइस, वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बात तो यहाँ तक क्लियर है। थीटा के साथ वाला एंगल को हम क्या लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको पूरे को ही हम क्या कर देते हैं गाइस, पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब ये हमारा ई कोस थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव रहेगा क्या, प्लस चार्ज के लिए हमारे पास यहाँ पर है। माइनस क्यू की अगर हम बात करें तो ये सेम यहाँ पर एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कोस थीटा, और यहाँ नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, जो कि माइनस होगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम सेम ही कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, है ना, टू ई कोस थीटा हो जाएगा ना गाइस। 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ए, दोनों का स्क्वायर है, और दोनों क्या है, अंडर रूट के अंदर है, ए स्क्वायर हो जाएगा ना डिस्टेंस का। तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटू में कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है गाइस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, ए है, हाइपोटेनियस क्या है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 KQ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर इस पूरे की पावर अंदर की अगर हम बात करें तो इस पूरे की पावर हाफ है, रूट लगा हुआ है, यानी कि हाफ पावर है। और हाफ प्लस 1 क्या होता है, 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। अगर यहाँ पर हमारे पास भी क्या है, सेम वैसा ही केस, अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आर की पावर 3/2, इनकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और ऊपर 2QA जिसको हम P लिख सकते हैं, तो KP बाई आर क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। हमने अभी क्या फाइंड किया गाइस, डाइपोल फील्ड हमने फाइंड कर लिया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए और एक्सियल पॉइंट के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गाइस बहुत ज़्यादा ये रफ नहीं हो रहा है गाइस यार, डस्टर चेंज करना पड़ेगा। टॉपिक यहाँ पर हमारे पास आता है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं वो भी हम। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से है, डाइपोल हमने इस टाइप से रखा हुआ है। अब ऐसे क्यों नहीं रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा, वो भी हम देखेंगे गाइस, डोंट वरी गाइस। ये माइनस क्यू चार्ज है हमारा, प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो चाहेगा कि मैं इधर फोर्स लगाऊं और माइनस क्यू चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होना चाहते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में आना चाहता है, ये इस डायरेक्शन में आना चाहता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक रोटेशनल मोशन में आना चाहते हैं। तो उसके लिए काय की जरूरत होती है, टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना गाइस। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो जाएगी। अब ये एंगल हमारा थीटा है, हमारे पास साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास x है, हाइपोटेनियस हमारे पास 2a है, यानी कि जो हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा x हो जाएगा वो हो जाएगा 2a साइन थीटा। और फोर्स क्या होता है हमारा, Q इंटू ई होता है, ई होता है ना गाइस हमारा फोर्स बाय Q। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इंटू 2a साइन थीटा। तो टॉर्क क्या मिल जाएगा हमें, 2a इंटू में Q क्या होता है डाइपोल मोमेंट P होता है, तो P डॉट ई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस अगर हमारा क्या हो थीटा 0 डिग्री हो, थीटा हमारा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से क्या पड़ा हुआ है डाइपोल पड़ा हुआ है, यानी कि एंगल 0 डिग्री है, तो उस स्टेट को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है, यानी कि हमारा प्लस Q चार्ज इधर है, माइनस Q चार्ज इधर है, यानी कि उल्टा रखा हुआ है, तो हमारा क्या एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और वो भी 0 हो जाएगा। टॉर्क तो 0 होगा, लेकिन उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको जबरदस्ती हमने उस रखा है। वो तो चाहता है कि हम ऐसे हो जाए, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको ऐसे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। टॉर्क क्या रहेगा यहाँ पर भी 0 रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस और एक और होता है हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस। जिसे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज हम पढ़ने वाले। कॉन्टिन्यूअस चार्ज में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे उसकी सरफेस पर हो, लेंथ पर हो या वॉल्यूम पर हो। और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्मली क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये तो हमें कुछ ज़्यादा काम आने वाला नहीं है अभी, तो हम कंटिन्यूअस चार्ज पढ़ लेते हैं, जो कि 3 टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर यानी कि जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ पर अगर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो इक्वल होता है, यानी कि डिनोट हम करते हैं इसको लैम्बडा से इक्वल होता है Q, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर अगर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम डिनोट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो क्या होती है हमारी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि इक्वल हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके वॉल्यूम में क्या है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये देखिए ये जो वॉल्यूम होगा ना गाइस, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा कंडक्टर नहीं होगा, नॉन कंडक्टर होगा, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो उसमें तो चार्ज फ्लो करते रहेंगे इधर उधर, तो इधर भीतर होते रहेंगे। तो ये क्या है एक नॉन कंडक्टर है, जिसमें कि चार्ज क्या है सही बैठे हुए हैं, पूरा ये क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें चार्ज। और रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, और वो इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी कूलाम और मीटर क्यूब। लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। अब 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉरी गाइस, गॉसेस लॉ, है ना गाइस। तो 2 टॉपिक कौन कौन से, पहला हमें पढ़ना है एरिया वेक्टर और दूसरा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है ना गाइस, वाह क्या डायग्राम बना है, अच्छा ही तो बनाया गाइस, इसके लिए एक लाइक नहीं बनता है कि गाइस लाइक कर दीजिए। तो हमारे पास अगर प्लेन यूनिफॉर्म सरफेस है तो उसके लिए जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है। तो गाइस अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एरिया वेक्टर
हमने तो एरिया स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए हमको पता चला कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर भी है, क्योंकि कई जगह इसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको एरिया वेक्टर कंसीडर किया। अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो उसके लिए हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, वो तो उबड़ खाबड़ सरफेस है तो उस पर ऐसी सरफेस चूज करना जो कि प्लेन हो, यूनिफॉर्म हो, यानी कि उसमें कोई कर्व उबड़ खाबड़ वो ना हो, तो वो हम बहुत ही छोटा एरिया लेंगे। कितना छोटा, आपकी सोच से भी ज़्यादा छोटा, वो छोटा सोचिए, उससे भी छोटा ये एरिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। प्लेन सरफेस के लिए आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या रहेगा, आउटवर्ड ही हमारा एरिया वेक्टर रहेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं वो बताता है कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सरफेस है मान लीजिए, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना गाइस, तो कितनी पास हो रही है, कैसे हम उसको बताएंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो इक्वल होता है ई एस कोस थीटा, है ना गाइस, ई डॉट एस कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एस यानी कि एरिया वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि कोस थीटा। अब अगर कोस हमारे पास 90 डिग्री है, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगी। कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, यानी कि अगर कोस 0 डिग्री है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या है, एंगल 0 डिग्री है, यानी कि इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सरफेस कुछ इस तरह से होगा, तो उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है, यानी कि ई डॉट एस क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अगर एंगल 180 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगी लेकिन नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन में होगी, है ना गाइस, मैक्सिमम तो होगी लेकिन माइनस में होगी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि कोस 180 क्या होता है, -1 होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गॉसेस लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो क्या है गॉसेस लॉ, उसकी एप्लीकेशंस भी हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता तो चले कि इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं गाइस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गॉसेस लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस भी हम पढ़ेंगे, उसको डिराइव भी हम करेंगे। तो गॉसेस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा 1/ε0 और मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है उस सरफेस के द्वारा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। इस ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो गॉसेस लॉ है ये केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए एक स्फीयर है ना गाइस, एक स्फीयर हमारे पास है और हमारे पास सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। स्फीयर की रेडियस क्या है, r है, सेंटर में हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है और इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। हमने यहाँ पर कोई एरिया वेक्टर ले लिया है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, यानी कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है क्या होता है, ई डॉट डी एस कोस थीटा। कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा एरिया लिया है, पूरे स्फीयर का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है, हर एरिया पर कांस्टेंट रहेगी, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। डी एस यानी कि डी एस अंदर रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/R², है ना, KQ/R² भी होती है। और K की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे गाइस
मल्टीप्लाई बाय डी एस, यानी कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया है स्फेयर की सरफेस पर, अगर हम पूरे इंटीग्रेशन करें यानी कि सारे एरिया लेंगे तो पूरा स्फेयर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी कि 4 पाई आर स्क्वेयर जो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर के। अब आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया हमारे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई। तो इसका डेरिवेशन भी हमने कर लिया। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं जो ध्यान रखने वाले हैं, जैसे कि कौन से वो पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये कहता है कि शेप मैटर नहीं करता है, शेप डजंट मैटर। यानी कि हमारे पास अगर कोई शेप कैसा भी है लेकिन वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। जैसे कि हाँ, हमने यहाँ पर एक क्या लिया है, क्यूब लिया है, एक हमने यहाँ पर स्फीयर लिया है। दोनों के सेंटर में जो क्यू चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, शेप डिफरेंट है लेकिन शेप मैटर नहीं करता है। यानी कि चार्ज का अमाउंट अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, φ1 इक्वल हो जाएगा φ2 के, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चार्ज है वो केवल इस सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड किया गया चार्ज ही होगा। यानी कि अगर यहाँ पर Q1, Q2, Q3 बाहर कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये मेन पॉइंट है कि जो अंदर एरिया के द्वारा इनक्लोज्ड किया गया चार्ज है वो ही क्या होगा, इंक्लूड होगा। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि अगर किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट की n नंबर ऑफ सरफेसेस है जो कि सेम है ना, तो अगर एक सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करनी है तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 1/n टाइम्स हो जाएगी। यानी कि जैसे हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो क्यूब की 6 साइड होती है, 6 साइड क्या होती है, सेम होती है। अगर इसकी पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 36 है और एक साइड की हमें फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ साइड्स 6, 36 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक साइड से पास हो रही हैं। अब इसके हम क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस, तो वो भी हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है कि जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसके अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन सब पढ़ रहे हैं, गॉसेस लॉ का यूज करना होगा, यानी कि क्लोज्ड सरफेस हमें चाहिए होगा। तो हमने एल लेंथ का एक सिलेंडर लिया है जिस तक है क्या, हम एल लेंथ तक के हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, जिसकी रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस है आर। तो सबसे पहले तो ये वायर है, इसकी लेंथ पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू बाई एल, और क्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा लेमड़ा इंटू में एल। अब हमें गॉसेस लॉ का यूज करना है जो कहता है फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, ई डॉट डी एस कोस थीटा, जिसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि बहुत छोटा यहाँ पर एरिया हम ले रहे हैं, और क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास इस सिलेंडर में 3 मेन सरफेस है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो पूरी मेन सरफेस हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, तो थीटा क्या बन रहा है हमारा, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर भी थीटा क्या बन रहा है हमारा, 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी कि थीटा बन रहा है 0 डिग्री। तो ये तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कॉस
0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कोस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोस 90 डिग्री 0 होता है और ये 0 हो जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 ये पूरा 0, तो बच जाएगा हमारे पास ई डॉट डी एस कोस 0 डिग्री। अब इसको हम आगे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्लियर है ना गाइस आपका? अब आगे हमें क्या करना है, ई डॉट कहाँ गया, ई डॉट डी एस कोस 0 डिग्री यानी कि ई डॉट डी एस बच जाएगा, ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यू की वैल्यू हम रखेंगे, बाद में रखेंगे इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डी एस यानी कि एक छोटा सा एरिया हमने लिया है और जैसा डेरिवेशन में हमने किया है गॉसेस लॉ के डेरिवेशन में, सरफेस पूरा ही कवर हो जाएगा यानी कि उसका हम टोटल सरफेस एरिया ले सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है यानी कि ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हम रख देंगे लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी लेमडा इंटू 2 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये हमने डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सेकेंड एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं, गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड क्या है हमारी, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली प्लेन शीट एक हमारे पास प्लेन शीट है ना गाइस, प्लेन शीट हमारे पास है जो क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है और बहुत ही बड़ी शीट है हमारे पास, है ना गाइस, प्लस 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 प्लस, ये क्या कर दिया हमने गाइस जल्दबाजी में, आराम से यहाँ पर लिख देते हैं गाइस प्लस प्लस, जल्दबाजी नहीं करना है गाइस, हमें आराम से हमें समझना है ना गाइस। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे पास प्लेन शीट है, गॉसेस लॉ की मदद से करना है तो सेम वही तो पूरा सेम ही रहेगा गाइस, गॉसेस लॉ का जहाँ भी नाम आएगा तो क्लोज्ड सरफेस तो रहनी ही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक सिलेंडर इसके अराउंड कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस हो जाएगी r और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। लेंथ से तो हमें कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें लेंथ का कहाँ रोल है गाइस। अब इसमें हमें सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तीनों के लिए निकालेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इधर अगर हम एरिया लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर क्या है हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही है यानी कि थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो सबसे पहले तो सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी यानी कि सिग्मा, वो क्या हो जाएगी Q बाई ए। तो Q हमें क्या मिल जाएगा, Q में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर सिग्मा इंटू में A। अब हमें गॉसेस लॉ की मदद से यानी कि फाई इक्वल होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E डॉट डी एस, पूरा ही हम लिख लेते हैं गाइस, E डॉट डी एस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब cos 90 डिग्री तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 0 डिग्री 1 हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन E डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये E जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास डी एस बच जाएगा, 2E हमारे पास हो जाएगा कि दोनों E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बच जाएगा और ये डी एस यानी कि जो एरिया है तो ये हमारा एक लिमिटेड एरिया में हमने लिया है क्लोज्ड सरफेस, तो नहीं हमने इनफाइनाइटली क्लोज्ड सरफेस ले लिया, नहीं गाइस, हमने केवल एरिया इस सरफेस की ए एरिया के लिए, है ना गाइस, ए एरिया के लिए हमने लिया है, क्या लिया है क्लोज्ड सरफेस। तो ये हमारा जो डी एस हो जाएगा वो भी तो ए हो जाएगा,
तो 2E इंटू ए इक्वल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ई हमारा इक्वल हो जाएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, है ना गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बार आप वीडियो वापस से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। नोट भी अगर आप साथ साथ में इसको कर सकते हैं तो कर लीजिए गाइस। अब हमें फाइंड करनी है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell, thin spherical shell। इसमें हमारे पास दो केस आते हैं। पहला आता है हमारे पास आउटसाइड द शेल, और दूसरा आता है हमारे पास इनसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन करेंगे हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये जो हमारा मेन जो स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस है आर। हमने आउटसाइड एक स्फेयर कंसीडर किया है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ पर सरफेस पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये सरफेस पे क्या है, चार्ज है, पूरे पे है ना गाइस, ये चार्ज है। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है और जो हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ई डॉट डी एस ही बच जाएगा। ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी एस अंदर रह जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम एरिया का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई आर स्क्वायर उधर चला जाएगा डिवाइड में। और सेकेंड केस आता है हमारे इनसाइड द शेल। तो वैसे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, यानी कि अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन हम बताएंगे कि तो इनसाइड द शेल क्यू विल बी 0 और ई डॉट डी एस इक्वल हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो क्यू 0 है, एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू कुछ नहीं गाइस, पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्यू 0 है, यानी कि हम सब कुछ उधर भेज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के, तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनसाइड द शेल क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।